सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पे। तो आज भी हम लोग पूरा का पूरा जो कि पार्ट 2 में रह गया था नेशनलिज्म इन इंडिया का, तो हम लोग फटाफट उसको रिवाइज कर लेते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, सीडीएम से। तो देखो सीडीएम नॉन, अब क्या हुआ था कि जैसे हम लोग पहला वाला प्रीवियस पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग देख लेना, चैनल पर डाला हुआ है। तो पहले एनसीएम का क्या हुआ था कि जब एनसीएम को स्टार्ट किया गया था तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि द आइडिया ऑफ ट्रुथ को फॉलो करेंगे, नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। और उन्होंने कहा था कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह के लिए उन्होंने एनसीएम को लॉन्च किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो अपने बुक हिंद स्वराज में उन्होंने बताया था। तो अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा लफड़ा एक चीज़ का पड़ जाता है, इसमें पड़ जाता है कि लोग इसका डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इसके कारण क्या होता है, एक चौड़ा इंसिडेंट होता है गोरखपुर के अंदर, जहाँ पे 22 पुलिसमैन की हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत बेरहमी से मारा जाता है। तो अब यहाँ से एक सीडीएम का मूवमेंट स्टार्ट हो है, इसको बोलते हैं सीडीएम का मतलब होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे गांधी जी को इसलिए इसको लॉन्च किया गया था, उन्होंने कहा कि अब हम लोग ब्रिटिश का बात तो मानेंगे है नहीं, पर उनका लॉज को भी तोड़ेंगे, जितना भी लॉज उनके द्वारा इम्पोज किया जाता है इंडिया के अंदर वो भी तोड़ा जाएगा। तो इसको स्टार्ट हुआ रहता है पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन से। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन क्या होता है, एक समय आता है 19वीं सेंचुरी के बाद, जहाँ पे क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल प्राइस रहता है फूड का वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि क्योंकि शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होता है। और एक समय एकदम बढ़ते जाने के कारण क्या होता है, 1930 के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्राइस का जो फूड होता है क्रॉप्स, वो कोलैप्स कर जाता है अंदर। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो 1928 का एक समय आता है जहाँ पे साइमन कमीशन को फॉर्म किया जाता है। अभी साइमन कमीशन क्या होता है, साइमन कमीशन एक ऐसा मिशन होता है जो कि टॉरी गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, जो कि उसके हेड होते हैं सर जॉन साइमन। उसको कहा जाता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट लाएंगे, कुछ चेंजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब ये जो कमीशन होता है जब इंडिया में लॉन्च किया जाता है और ये जब इंडिया में पहुंचता है तो इसको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन को फेस करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है, इसको सब लोग एक क्या बोलते हैं टाइटल के साथ बोलते हैं कि आपको इसको हटाने का बोलते हैं, गो बैक साइमन। इसको हर कोई बोलता है कि तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, इसलिए वो कहते हैं इसको, क्योंकि ये इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है, सब के सब इसमें फॉरेन मेंबर इंक्लूडेड रहते हैं। तो लोग को इसमें चीज़ को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कोई इंडियन मेंबर क्यों नहीं है, तो इसको बॉयकॉट पूरे तरीके से लोगों के द्वारा कर दिया जाता है। अब ये वाला पार्ट था तुम्हारा साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन के बाद यहाँ पे क्या होता है कि अक्टूबर 1929 में एक लॉर्ड इरविन करके होता है, जो कि हेड होता है तुम्हारे ब्रिटिश जनरल का, ऑफिशियल का। तो वो क्या करता है, एक डोमिनियन स्टेटस को लॉन्च करता है, जहाँ पे वो चाहता था कि हम इंडियंस के पावर को गेन कर ले, इंडिया के पावर को हथिया ले, जिसके कारण वो अक्टूबर 1929 में एक क्या लॉन्च कर देता है, डोमिनियन स्टेटस लॉन्च कर देता है। मैं सब इंपॉर्टेंट ही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में एकदम आता ही आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोगों का जो माइंडसेट है चेंज हो जाता है। एनसीएम में वो लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिपेंडेंस को खोजें, अब यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग अब लोगों करते हैं। वो लोग को पहले स्वराज मांगते कि हम लोग को फिर स्वराज को स्वराज, हाँ, उनको स्वराज अटेन हो जाए, पर अब वो लोग पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस उनको अपने पास चाहिए होता है। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा लड़ाई को लड़ते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। और जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस सेशन जो हुआ था दिसंबर 1929 में, इसको भी फॉर्मुलेट किया जाता है, जहाँ पे 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है वो लोगों के द्वारा वहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो इधर साइड को जा। अब क्या होता है कि वहाँ पे महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को एक मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं कि मुझे आपसे काम है। तो बोलते हैं कि वो अपने एक मैसेज में लिखते हैं कि मुझे लॉर्ड इरविन को कि तुम्हें मेरे 11 डिमांड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो 11 डिमांड्स पीजेंट से लेके बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट के लोगों तक का होता है। उसमें सबसे मेन होता है कि आप लोग सॉल्ट टैक्स को कम करो। क्यों सॉल्ट टैक्स को कम करने उन्होंने बोला, क्योंकि उस समय सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने का राइट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल के पास होया करता था और किसी के पास भी नहीं था कि वो लोग सॉल्ट को बना सके। और वो लोग बहुत ज़्यादा सॉल्ट पे टैक्स को इम्पोज कर देते, जिसके कारण लोग क्या होते थे, बहुत ज़्यादा उनको महंगा पड़ता था सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट बहुत है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नेगोशिएट नहीं करेंगे तो हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ, वही चीज़ हुआ, इरविन ने नेगोशिएट किया, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, डांडी मार्च शुरू किया, जो कि साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन ऑफ डांडी में गया, जहाँ पे उन्होंने 78 वॉलेंटियर्स के साथ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। और वो लोग गए डांडी में पहुँचे और उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा बाय मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट। उन कैसे किए, उन्होंने सॉल्ट को कैसे बनाया, बाय बॉइलिंग द सी वाटर डांडी का, वहाँ गुजरात में पहुँचे, उन्होंने सॉल्ट लॉ वहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ कि लोग में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा, क्लैशेज बहुत ज़्यादा होने लगा। अब इसका रिएक्शन क्या आता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब रिएक्शन यहाँ पे दो चीज़ में आता है। अब यहाँ पे एक आता है तुम्हारा कॉलोनियल गवर्नमेंट का, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा
जैसे अब्दुल गफर खान जो होते हैं, जो कि डिफोर्ट डिसाइपल होते हैं महात्मा गांधी को, उन जो उनके बहुत बड़े मित्र होते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है 1930 में। पुलिस अटैक्स कर देते हैं पूरे रोड में। महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है हिमसर, शोलापुर को अटैक कर दिया जाता है, ठीक है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है। फिर और क्या होता है, फिर बहुत सारे सत्याग्रही को पकड़ लिया जाता है, उनको पकड़ के बहुत मारा जाता है और लड़ाई होता है, क्लैशेज होता है। पेशावर का एक जगह है जहाँ पाकिस्तान पे, वहाँ क्लैशेज फूट फूट के होने लगता है। फिर तुम्हारा एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करोगे कि 1 लाख सत्याग्रही को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पीपल का रिएक्शन क्या हुआ सीडीएम को देखते हुए, तो पीपल ने क्या किया, बहुत सारे गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़ के आगे अपना धरना लगा के बैठ दिया और उसको बहुत ज़्यादा कस के अपोज करने लगे। पहला चीज़ तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। दूसरा क्या हुआ, नया चीज़ को इंट्रोड्यूस, उन्होंने चौकीदारी टैक्स, ये सब जो एक्स्ट्रा टैक्स जो कि ब्रिटिश लोग के द्वारा लिया जाता था, उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तीसरा, नहीं दिया। और उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट एरिया, जो रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा, जो रिस्ट्रिक्ट रहता था, जो कि पहले लगता था, उसको उन्होंने तोड़ा और जहाँ पे उन्होंने फ्यूल वुड ये सब को ग्रेस करने लगा, जिसके कारण कॉलोनियल गवर्नमेंट का भी रिएक्शन निकल के आया, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये सब तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन जैसे बढ़ता जा रहा था, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट आता है। गांधी इरविन पैक्ट क्या होता है, इससे पहले होता है 5 मार्च 1931 में, जहाँ पे लॉर्ड इरविन कहता है कि आप क्या करो, आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन वाला अटेंड करके आओ, मैं आपके सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दूंगा। पर उसने रिलीज़ नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। तो उन्होंने एक बार सीडीएम को तोड़ भी दिया था बीच में, पर उन्होंने रिकंटिन्यू किया, पर वो ज़्यादातर चल नहीं पाया, तो उनको बंद करना पड़ा। अब हम लोग समझेंगे कि पार्टिसिपेंट जो थे उन्होंने सीडीएम को कैसे देखा। तो हर का नज़रिया देखने का इसको अलग अलग तरीके से, अब नज़रिया कैसे, जैसे हम लोग ने एनसीएम में देखा कि टाउन्स में कैसे हुआ, कंट्री साइड में कैसे हुआ, वैसे ही अभी हम लोग देखने वाले इस वाले में कि इस वाले में कैसे हुआ। तो अब ये वाला भी चेंज बहुत ज़्यादा होते गया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा यहाँ पे सबसे पहले 5 लोगों में हम लोग इसको पढ़ेंगे, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर्स और वुमेन। सबसे पहले रिच पीजेंट्स ने सीडीएम को कैसे देखा, तो रिच पीजेंट्स में 2 कम्युनिटीज़ थी, पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि एक वो पूरे रिच पीजेंट्स की कम्युनिटी होती थी। अब ये लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड डिप्रेशन के कारण गिर गए थे, उनका कैश इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गया था और वो लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे अपने लैंडलॉर्ड्स को। अब लैंडलॉर्ड जो थे वो उन लोग को वो कर रहे थे, क्या बोलते थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम आपका रेवेन्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे, और ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट वो घोषित कर देता है। अब ये जो थे रिच पीजेंट्स, वो एक बहुत इंथुजियास्टिक सपोर्टर थे सीडीएम के बहुत लंबे समय तक, और बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया करते थे। और इनके लिए सबसे बड़ा फाइट यही होता था कि उनको अपना हाई रेवेन्यू को पे करना था। सबसे बड़ा उनका जो चुनौती बन गया था वो हाई रेवेन्यू था। तो ये था रिच पीजेंट का कहानी। अब आते पुअर पीजेंट्स का। पुअर पीजेंट्स क्या थे, एक स्मॉल टेनेंट्स थे जो कि वर्क करते थे एक छोटे से लैंड में, लैंडलॉर्ड के फार्म में। अब जैसे कि कैश इनकम बहुत ज़्यादा डिसअपियर कंटिन्यू हो रहा था, तो वो भी अपने रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे लैंडलॉर्ड को, वो लोग भी नहीं पे कर पा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा था कि जो अप्रीहेंसिव इश्यूज़ जो कि रेस किया गया था रिच पीजेंट्स के द्वारा, पर वो फॉलो नहीं किया गया। तो उसने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, नो रेंट कैंपेन स्टार्ट किया, जिसके उन्होंने बोला कि हम लोग कोई भी रेंट को कम नहीं करेंगे, जिसके कारण दोनों के बीच में टसल नहीं बोलेंगे, रिलेशन ख़राब हो गए स्मॉल पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। ये था रिच पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स। अब आ जाता है यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट में क्या था, तो 2 इंडस्ट्रियलिस्ट का आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला। इन्होंने कैसे किया, इनको चाहिए था प्रोटेक्शन, इनको चाहिए था प्रोटेक्शन ऑफ द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन गुड्स और रुपीज ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जिसके कारण उन्होंने क्या बनाया, 2 चीज़ बनाया। पहले तो इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में, और फिसी को बनाया फेडरेशन, EMCQ में आएगा फिसी, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में, जिसको लेड किया पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला ने। ये वाला पार्ट इधर ये लोग सपोर्ट थे सीडीएम के जब ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था। जब सीडीएम को फर्स्ट लॉन्च किया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड, तब ये फर्स्ट सपोर्ट थे और ये लोग बहुत पहले से उसको सपोर्ट किया करते थे, ठीक है। अब आते हैं वुमेंस पे, नहीं वर्कर्स पे। वर्कर जो थे पार्टिसिपेट नहीं किए थे सीडीएम में, पर सबसे ज़्यादा वर्कर पता है को इसमें सपोर्ट किए थे, वो नागपुर रीजन वाला। अब ये लोग कुछ गांधीयन प्रोग्राम्स को लेके सपोर्ट करते, बोलते कि मेरा वर्किंग आवर को रिड्यूस करो, मेरे वेजेस को इम्प्रूव करो, ये सब। अब ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको एकदम वर्कर वाले में याद रखना पड़ी। ये जो अप्रीहेंसिव जो इशू हुआ था वो कांग्रेस इसको नहीं ले रहा था, इसलिए नहीं ले रहा था, वो उसको लगता था कि एलिनेट कर देगा प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रॉब्लम को देख रहे थे। अगर हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इंडस्ट्रीज वाले हम लोग को उसको भाव नहीं देंगे कांग्रेस को, तो उसको इंडस्ट्रीज़ का लेवल को मेंटेन रखना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसकी बात को मना कर दिया। कांग्रेस ने वर्कर्स के डिमांड को पूरा नहीं किया, रिलक्टेंट किया, नहीं समझौता उस बात पे किया, ठीक है।
अब वुमेन ने कैसे पार्टिसिपेट किया, तो वुमेन भी जो थी इंथुजियास्टिक सपोर्टर थी सीडीएम में, उन्होंने गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हुआ जैसे सॉल्ट मार्च सब में उन्हीं का साथ दिया। अब ये जो वुमेन थी कहाँ कहाँ से आई हुई थी, अब ये देखो अर्बन एरिया में ये अर्बन एरिया में हाई कास्ट फैमिली से आई हुई थी और रूरल एरिया से ये आई थी रिच पीजेंट्स के हाउस होल्ड से, ठीक है। अब बहुत सारी वुमेन ने सपोर्ट किया महात्मा गांधी को और उन्होंने कहा कि एज अ सेक्रेड ड्यूटी, महात्मा गांधी ने बोली ये सेक्रेड ड्यूटी है वुमेन का, ये उनका ज़रूरत है, उनको मदद करनी है हम लोग की, तब एक वो क्या बोलते हैं हम लोग को इस पे विजय होगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ही क्यों देखा एज अ पावरफुल सिंबल, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट की बात की थी वो 11 डिमांड्स में। तो सॉल्ट क्या है ना कि सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि रिच और पुअर दोनों के द्वारा खाया जाता है। मच्छर बहुत हो गया यार। तो सॉल्ट जो है वो रिच और पुअर दोनों के लिए खाया जाता है और एक एसेंशियल आइटम है, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो बहुत ज़्यादा टैक्स उन्होंने पे करा, टैक्स ले रहे हैं, उस टैक्स को भी बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने सॉल्ट को, और इससे वो एक ऑपरेसिव फेस दिखाना चाहते थे, ब्रिटिश रूल का एक ऑपरेसिव फेस खोलना चाहते थे कि ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश ऑफिशियल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर का स्टोरी हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब आता हूँ, अब आ जाओ डिमांड्स क्या था दलित्स का। तो दलित्स का डिमांड, दो दलित्स का डिमांड था, आपको याद रखना, एग्जाम में छप के अभी याद रखते हैं कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ दलित्स। तो पहला था कि रिजर्व कर दो सीट्स को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और वो चाहते थे रिजर्व सीट्स तो चाहना ही था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और 6 सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था लेजिस्लेटिव असेंबली में। पर इसको महात्मा बी आर अम्बेडकर ने पूरा सपोर्ट दिया, पर महात्मा गांधी ने नहीं दिया। क्यों? महात्मा गांधी ने देखा कि अभी तक हम लोग को देश को इंडिपेंडेंस मिला ही नहीं है, और उससे पहले ये क्या हो रहा है, उससे पहले देश में बंटवारा हो गया। बंटवारा इन द सेंस, पहले वो लोग ये मांग कर, अब वहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर दूसरा रीजन कॉन्फ्लिक्ट करेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट होते जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इस बात को मानने से एकदम इनकार कर दिया, वो लोग फॉलो इस बात को नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसका कुछ तो इलाज निकालना पड़ेगा, तो उन्होंने पूना पैक्ट 1931 में लाया। पूना पैक्ट था कि हाँ नहीं, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1931 में, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, जहाँ पे उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, पूना पैक्ट 1932 में। महात्मा गांधी ने और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद एक रिजर्व सीट्स दे दिया जाएगा और एक जनरल इलेक्टोरेट मिलेगा दलित्स को, क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से दलित्स को एक हरिजन मानते थे, बेटा मानते थे गॉड का, और वो लोग अपने से भांगी यानी स्वीपर का काम करके बताते थे लोगों को कि ऐसा कोई कास्ट बैरियर नहीं होता। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम के लिए बहुत लड़ा था, महात्मा गांधी भी अब कास्ट सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा लड़े थे और उसको पूरे तरीके से अपोज किए थे, अपने तरह से पूरा तरीके से अपोज किए थे, ठीक है। ये वाला पैक्ट हुआ। अब मुस्लिम का क्या एलिनेशन था, ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स क्या था मुस्लिम का, तो इसका जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो पहले एनसीएम में पूरा फॉलो, अपना पूरा दम लगाए थे फॉलो करने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि रॉलेट सत्याग्रह फेल हुआ, वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ जाए एक अम्ब्रेला में यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के लिए। तो मुस्लिम ने पूरा सहयोग दिया था उनको एनसीएम तक, पर सीडीएम में इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर मान लेते हैं हम लोग पूरा सपोर्ट दे देते हैं तो हिंदूज क्या करेंगे, फिर हम लोग को अपोज करेंगे, हम लोग का फिर साथ नहीं देंगे, इसलिए मुस्लिम को लगा कि हम लोग को इससे अच्छा लड़ना है, तो उन्होंने सीडीएम में एज सच कोई सपोर्ट नहीं दिखाया, ठीक है। ये लिखवा। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, जो कि बहुत आसान है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग वही वाला फ्रांस में कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग था, जो आइडियाज ऑफ ला पात्रे, जहाँ पे एकजुट लोगों को किया गया था। तो यहाँ पे पहले क्या किया गया, पर्सोनिफिकेशन किया गया भारत माता का, भारत माता को एज एन एसेंट्रिक फिगर, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था, और अमृतनाथ टैगोर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, उन्होंने इसका पहला इमेज को क्रिएट किया गया, जो कि काम कंपोज्ड डिवाइन और स्पिरिचुअल है। फिर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को कंपोज किया गया बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और अमरनाथ टैगोर ने इसको वाइडली संग किया फॉर द नेशनल मूवमेंट के लिए, ठीक है। फिर नेशनल फोक फोर को कलेक्ट किया गया सदन नाट्य शास्त्री ने, एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन बनाया सदन फोक फोर का, जिसमें गाना था, सॉन्ग्स था, देश के लिए आज़ादी का एक सॉन्ग गाना बनाया, ठीक है। फिर क्या किया गया, फिर आइकन सिंबल दे गया, 2 तरह का फ्लैग बनाया गया, स्वराज फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग। स्वदेशी फ्लैग कौन सा था, स्वदेशी फ्लैग एक ट्राई कलर था, ट्राई कलर रेड ग्रीन और येलो, जिसमें क्या किया गया, उसमें एक लोटस था, बीच में लोटस था जो कि 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया को बताता था, और उसमें एक क्रीसेंट मून था जो कि हिंदूज और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था, और एक था स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग कौन सा, एक ट्राई कलर जो हम लोग का इंडिया देश का ट्राई कलर है वो था, जिसमें उसमें एक स्पिनिंग व्हील जो हम लोग का है, जो कि गांधीयन के आइडियल को सेल्फ हेल्प बताता था, मतलब गांधी जी के जो आइडिया है उनको जागरूक करके बताता था। वो जो चक्री जिसको हम लोग बोलते हैं चक्र, वो चक्र के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है।
स्पिनिंग व्हील बोला है। और फिर उन्होंने बताया रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट की बहुत सारे हिस्टीरियस को अर्ज रखना चाहिए कि इंडिया ने कितना बड़ा प्राइड में हिस्सा लिया है, बहुत ज़्यादा लड़ा है और यहाँ पे मेहनत किया है। तो ये था गाइस पूरा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, ये पूरा पार्ट 2 है, एक वन शॉट है, पूरा पूरा एक बॉडकास्ट समझ लो इसको, पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको पूरा एक शॉट में एक सांस के अंदर पूरा चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बता दे तो एनसीएम और सीडीएम का डिफरेंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या था एनसीएम में, क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, सीडीएम में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, सीडीएम में कैसे पार्टिसिपेट किया मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे सिर्फ लोग स्वराज की मांग करते थे, यहाँ पे उन्होंने पूरा माना पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उनका शिफ्ट जो था स्वराज से कंप्लीट इंडिपेंडेंस पे चल गया। ये एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट नहीं रहा एनसीएम, ठीक है, ये पर ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट तक फैल गया, ठीक है। ये पूरा एनसीएम सीडीएम का देख लो। फिर क्या बोलते हैं स्वराज पार्टी कौन बनाया, तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू, दो नाम याद रखो, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी के बुक का नाम याद रखो, हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने लिखा था, जो उन्होंने बताया था कि अगर हम लोग, जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया आप देख लोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो का लिंक में दे दूंगा, आप पार्ट 1 भी देख सकते हो। तो ये था पूरा ये वाला पार्ट। फिर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो मैंने बताया, पर्सोनिफिकेशन भारत माता, फॉकफोर्ड वाला, वंदे मातरम वाला, रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट वाला, आइकन सिंबल सब देख लेना, वो भी पूछ देता है, एक कंबाइन पूछेगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का भी ऐड करके लिख सकते हो, सच कोई बड़ी बात है नहीं, बस पढ़ते रहो। पूरा रिवाइज हो गया, ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है पूरा इकोनॉमिक्स का, पूरा इकोनॉमिक्स एक वन शॉट के अंदर करेंगे, ठीक है, पूरा 4 चैप्टर को एक सम अप करेंगे एक वीडियो में। तो अगला वीडियो आपको मिल जाएगा यही कुछ समय में, कल तक में मिल जाना चाहिए, हो जाएगा, और पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप लोग देखो, एंजॉय करो। नेशनलिज्म इन इंडिया कंप्लीट कर दिया, नेशनलिज्म इन यूरोप कर लिया, और सोच रहा हूँ कि पहले वो नहीं करो इकोनॉमिक्स, के बाद प्रिंट कल्चर आएगा, ठीक है, प्रिंट कल्चर का भी वीडियो देख लेना, और उसके बाद वो तो सब कंप्लीट हो जाएगा। बढ़िया भाई।